नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या यानी रामनगरी में इस बार हिंदू नववर्ष का पहला दिन भव्य और आध्यात्मिक माहौल में मनाने की तैयारियां की जा रही है। नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर साधु संतों और श्रद्धालुओं की तरफ से रामकोट की परिक्रमा निकाली जाएगी। साथ ही शहर भर में धर्मध्वज फहराने और दीप प्रज्वलित करने का आह्वान भी किया गया है। नव संवत्सर की पूर्व संध्या यानी कि 18 मार्च की शाम संत महंत साधु संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होकर रामकोट की परिक्रमा करेंगे। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। अयोध्या के साथ साथ बड़ी संख्या में बाहर से भी लोग पहुंच रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य के अनुसार संत समाज की तरफ से रामकोट परिक्रमा की ये परंपरा पिछले 21 वर्षों से लगातार निभाई जा रही है। नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर सभी संत महंत और श्रद्धालु पहले मदगजेंद्र मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद वहीं से रामकोट परिक्रमा की शुरुआत होगी। तो इस दौरान संत समाज और श्रद्धालु भगवान श्री राम से देश, समाज और सनातन धर्म की उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे और कामना करेंगे कि नया वर्ष सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। तो आगे बढ़ते रुक करते बड़ी खबर का। सीईसी पर महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष है। आज नोटिस दिया जाएगा। महाभियोग का नोटिस विपक्ष देने वाला है। तो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष आज महाभियोग यानी कि उन्हें हटाने का नोटिस लाने की तैयारी में है। ये भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेहद दुर्लभ कदम है, क्योंकि सीईसी को हटाने की प्रक्रिया उसी तरह होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से संसद में तीखे राजनीतिक टकराव भी लगातार जारी हैं और भारत के संविधान के आर्टिकल 324(5) और 2023 के सीईसी एंड एम्प ईसीज एक्ट के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से तभी हटाया जा सकता है जब हटाना मोशन संसद के किसी भी सदन में लाया जाए और यह विशेष बहुमत से पास हो। तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान कर रहे सदस्यों का 2/3 बहुमत होना बेहद ज़रूरी है। बता दें कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी कठोर मानी गई है। तो सीईसी के खिलाफ आज ये महाभियोग प्रस्ताव लाने की विपक्ष की तैयारी है। विपक्ष सीईसी के खिलाफ लामबंद है और ऐसा पहली बार देश में हो रहा है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, महाभियोग सीईसी के खिलाफ लाने की तैयारी में विपक्ष है और ये दुर्लभ कृत्य जो है वो पहली बार देश में होता हुआ नजर आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? मुझे लग रहा है पार्लियामेंट सेशन में हर चीज नई दिख रही है, पहली मर्तबा दिख रही है। ऐसी चीज हमने कभी देखी नहीं है जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ क्या होता था, ज्यादातर दूसरे लोग आपत्ति दर्ज करते थे, एक एप्लीकेशन बना के या तो मीडिया में ब्रीफ कर देते थे या ज्यादा से ज्यादा होता था राष्ट्रपति को अवगत करा देते थे कि फला जगह इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम नहीं किया। यही तक सीमित थी जो हम लोगों ने आज तक देखा है, समझा है और किताबों में पढ़ा और अपने रिपोर्टिंग के दौरान हमने देखा है। ये कभी नहीं देखा कि चलते पार्लियामेंट सेशन में प्रधानमंत्री को छोड़ के, दूसरे नेताओं को छोड़ के, सत्ता पक्ष के लोगों को छोड़ के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा हो और जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, 200 सांसदों ने चिट्ठी पे साइन करा हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये तो चलो हमारे यहाँ तक ही सीमित है। हम आप चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये वैश्विक स्तर तक चीजें नहीं जा रही हैं? ग्लोबल मीडिया इसको नहीं उठा रहा है, दूसरे लोग भी नहीं उठा रहे हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन है, भूटान में भी चुनाव करवाता है, नेपाल में भी चुनाव करवाता, अन्य देशों में भी चुनाव करवाता है, लेकिन जब उसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम ही उनके खिलाफ पड़े हुए हैं और हम ही सब इतना कुछ कर रहे हैं कि फिर दूसरे लोग किस तरीके से विश्वास करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसमें देखो लीगल रेमेडीज कुछ हैं जिसको मुझे लगता है यहाँ पे विपक्ष अपनी तरीके से अपना रहा है। विपक्ष जो होता है वो लोकतंत्र का आईना होता है जिसमें मीडिया भी शामिल होती है। जब सरकारें निष्कुष्ट हो जाती हैं, बेलगाम हो जाती हैं, तो उसको आईना कौन दिखाता है? अपोजिशन पार्टी दिखाती है और मीडिया दिखाती है। और मीडिया का जिस तरीके से रोल है और जिसको गोदी मीडिया पता नहीं क्या क्या संख्या दी गई है, वो तो अलग बात हो गई है।
अब विपक्ष जिस तरीके से चीजें दिखा रहा, उसका उपहास उड़ाना, उसको उस मोशन को गंभीरता से ना लेना, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगता है लोकतंत्र के हित में नहीं है, ये पूरी तरीके से अहित में है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जो चीज़ें जैसा कि आपने भी जिक्र किया जो पहले कभी नहीं देखी गई वो यहाँ पर इस बार देखने को मिल रही हैं। इससे पहले ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष लामबंद हुआ, अब सीईसी के खिलाफ विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ओम बिरला ने जब अपनी सफाई दी तो उन्होंने सदन के सामने, सबके सामने यही कहा कि सदन जो है वो सिर्फ नियम कानूनों से चलता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, या राहुल गांधी अगर नियमों का उल्लंघन करेंगे तो इस डर से कि उनके खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद हो जाएगा, इस वजह से राहुल गांधी को ना टोका जाए। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा। अब सीईसी के खिलाफ भी विपक्ष लामबंद है, महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। और इस तरीके से तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उन पर भी सवाल या निशान खड़े किए गए हैं। जो तमाम हमारे चुनाव की प्रक्रिया कराने वाली जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। सदन की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो कहाँ विश्वसनीयता रह गई है? नहीं, आपने एजेंसियों का नाम लिया। 95% अगर आप 2014 से लेके 2026 तक की आज की डेट तक आप देखो, 95% जो इस समय कार्रवाइयां हुई हैं वो अपोजिशन के नेताओं के ऊपर हुई है, और जिसमें कन्विक्शन जो रेट है वो 5% से भी कम है। इसका मतलब तो ये हो गया सिर्फ भाई मुझे अगर साहिल जी से कोई दिक्कत है और मैं सत्ता में हूँ, मेरे पास चाबी है, तो मैं आपके खिलाफ मैं पुलिस भेज दूंगा, IT वगैरह सब कुछ भेज दूंगा, और पता चला जब जांच होगी आपके खिलाफ कुछ निकला ही नहीं है। लेकिन उस दरमियान आपकी जो इमेज है वो तो डैमेज हो गई, वो तो फिर वापस नहीं आ पाएगी। कमोवेश ऐसा ही हो रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे सिर्फ पक्ष की बात नहीं करेंगे, हम विपक्ष को भी इसमें लेंगे। अगर ठीक है सत्ताधारी अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो विपक्ष का रोल भी तो सही निभाना चाहिए। आप जा रहे हो सीटी मार रहे हो, आप ऐसे मतलब व्यवहार कर रहे हो जो बिल्कुल अशोभनीय है, नहीं होना चाहिए। आप चीजों को गंभीरता से उठाइएगा, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है अगर आप ग्राउंड पे आप जाइएगा, जनता आपके साथ में है, आपकी बात को सुन रही है, फिर उसमें आप इस तरीके से बचकानी हरकतें आप जो करते हो ना, उससे जो गंभीर बातें वो भी हल्की पड़ जाती हैं आपकी। और दूसरी बात पक्ष की तरफ से अगर दिया जाए, जैसे एक पार्लियामेंट सेशन में अमित शाह जी कहते हैं कि यहाँ क्या बोला जाएगा, क्या होगा उसको मैं तय करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये किसी संसद जो है किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है कि जो आपकी मनमर्जी चलेगी, क्योंकि वहां तो नियमावली बनी हुई है, सारा का सारा नियम के अनुसार ही होगा। और वो बोलने का अधिकार किसको कितना, प्रश्नकाल में पहले ही क्वेश्चन चले जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास में, तो उनको अलाउ किया जाता है कि किसको कितना टाइम मिलेगा बोलने के लिए, और बोलने दिया भी जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये सारा लोकसभा अपने पटल पे खुद वो तय करेगा। इसमें कोई प्रधानमंत्री या फिर LOP या फिर जो दूसरे कोई ओहदे पे बैठे वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ कंट्रडिक्शन मुझे दिखाई दे रहा है काफी समय से। अब बात आ जाती है कि लोकसभा अध्यक्ष हो जाए या कोई बड़े ओहदे पे बैठा उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, ये जैसे कहते हैं ना बाहर से आ गई है, वो हो गया है। ये बहुत बड़ा कलंक है साहिल जी। अगर आप देखो ना, किसी के खिलाफ आप कहीं अगर जॉब करते हो, दफ्तर में करते हो, पता चला आपके एडिटर ने आपके खिलाफ एक सो कॉल्ड मोशन अपने जारी कर दिया कि नहीं ये बताइएगा साहिल को कौन कौन यहाँ पसंद करता है, उनके खिलाफ कौन कौन करता है। अगर ये प्रक्रिया, मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत अगर हम अपने से लेना, आपके खिलाफ अगर ऐसे हो जाए, मेरे खिलाफ ऐसे हो जाए ना, उसके बाद में क्या हमारा मन काम में लगेगा? हमारी जितनी भी जो ऊर्जा वो सारी खत्म हो जाएगी। मतलब किसी सूरत में कोई देख नहीं पा रहा है कि क्या चीजें चल रही है। कल हरदीप पुरी जी जब इस समय पेट्रोलियम की क्राइसिस के ऊपर जब बात कर रहे थे, आप दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से नारे लग रहे थे, देखो देखो कौन आया, एप्स्टीन का दोस्त आया। मतलब इस तरीके की चीजों को मुझे लग रहा है विपक्ष जो है वो भी देखना चाहिए कि पार्लियामेंट इतना बड़ा जो न्याय का, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां इस तरीके की आप बात कर रहे हो तो वो गलत मैसेज जाता है। क्योंकि वहां के जो कैमरेज
इंडिविजुअल्स वगैरह हैं वो पाकिस्तान भी देखता है, अमेरिका भी देखता है, दूसरे लोग भी देखते हैं। तो इससे बदनामी सिर्फ हरदीप पुरी की नहीं होती है, आपकी भी होती है, सबकी भी होती है जी। किसी पे आरोप लगाना और किसी को क्रिटिसाइज करने का एक जगह होता है, एक समय होता है, एक वक्त होता है। उस ये नहीं कि आपने बिला वजह जहां चाहो वहां ये सब चीजें करें, गलत है। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीईसी के खिलाफ अब विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है और महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बजट सत्र के सेकंड फेज का आज 5वां दिन है और एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर हंगामे के आसार। कल सरकार ने कहा था कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। तो संसद में बजट सत्र के सेकंड फेज का आज 5वां दिन है। आज भी विपक्षी पार्टियों के सांसद देश भर में एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर सदन में हंगामा कर सकते हैं। तो गुरुवार को सरकार ने सदन में एलपीजी और तेल की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया था। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या एविएशन टरबाइन फ्यूल की कोई कमी नहीं है। सरकार ने विपक्ष से भी अपील की कि इस मुद्दे पर अफवाहें और फर्जी नैरेटिव न फैलाए जाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए हरदीप पुरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता 33 करोड़ से अधिक परिवारों, खासकर गरीब और वंचित वर्ग की रसोई में गैस पहुंचाना। उन्होंने कहा कि घरेलू आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और गैस की डिलीवरी साइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो हरदीप पुरी ने जब सदन में अपनी बात रखी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, ये गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि वो भ्रम की स्थिति न फैलाएं, गलत नैरेटिव सेट ना करें, क्योंकि देश में फिलहाल ईंधन की कोई कमी नहीं है, कोई पैनिक सिचुएशन इस वक्त नहीं है। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार एलपीजी के मुद्दे को लेकर हंगामा किया जा रहा है। कल भी सदन में ज़ोरदार हंगामा हुआ और आज भी यही आसार जताए जा रहे हैं कि एलपीजी के मुद्दे को लेकर सदन में ज़ोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा सकता है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से असम के दौरे पर रहेंगे। 13 और 14 मार्च को असम के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। राज्य में प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन वो करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 3 नई ट्रेनों की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री 13 और 14 मार्च को असम के दौरे पर रहेंगे। पीएम कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में 47,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम यहां से नॉर्थ ईस्ट के लिए 3 मई नई ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहे हैं और जारी शेड्यूल के मुताबिक पीएम आज दोपहर करीब 1:30 बजे कोकराझार में 4,570 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे गुवाहाटी में करीब 19,680 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे। 14 मार्च को सुबह करीब 10:45 पर प्रधानमंत्री सिलचर में भूमि पूजन करेंगे और करीब 23,550 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में चाय किसानों को पट्टा वितरण को लेकर उन्होंने लिखा कि ये न्याय और सम्मान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मैं इसके लिए असम में एनडीए सरकार की तारीफ करता हूं। हमें चाय बागान परिवारों की मेहनत पर गर्व है। हम हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। तो वहीं देश भर के करोड़ों किसानों को जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त आज केंद्र सरकार जारी करेगी। इस योजना के तहत लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 2,000 रुपये की किश्त सीधा बैंक अकाउंट में दी जाएगी। सरकार ये किश्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के बैंक अकाउंट में भेजती है। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इस योजना से किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। ये राशि 3 बराबर किश्तों में भेजी जाती है, यानी हर 4 महीने में किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की किश्त भेजी जाती है। इस योजना के तहत सरकार ने किसानों के लिए 21 किश्त जारी की जा चुकी हैं और 22वीं किश्त को आज जारी किया जाएगा ताकि किसानों की आर्थिक सहायता की जा सके। पीएम किसान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के जरिए 13 मार्च की तारीख की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे गुवाहाटी से 18,640 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। शाम 5 बजे के बाद सिंगल क्लिक के माध्यम से पीएम मोदी ये पैसे भेजेंगे। किसानों के अकाउंट में पैसे आते ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज शो हो जाएगा। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिका का बड़ा कदम सामने आया। भारत के बाद और देशों को भी रूसी तेल पर छूट दी गई है। अमेरिका की मंजूरी के बाद तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है और कुछ दिन पहले तक रूस के तेल को बाजार में न आने देने की कसम खाए बैठा अमेरिका अब खुद दूसरे देशों से रूस का तेल खरीदने को कह रहा है। पहले उसने भारत को ये छूट दी थी
अब सब देशों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दे दी गई है। कच्चे तेल की कीमतों में आए तेज उछाल से डरे अमेरिका ने समुद्र में पहले से मौजूद कुछ रूसी तेल खेपों की समिति को लेकर सीमित बिक्री को अस्थायी रूप से मंजूरी दी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया। तो ट्रेजरी विभाग ने कहा है कि यह अनुमति उन रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होगी जिन्हें 12 मार्च को रात 12:01 तक जहाज़ों पर लाद दिया गया था। इन खेपों को विभाग की तरफ से जारी विशेष लाइसेंस के तहत 11 अप्रैल तक बेचा जा सकेगा। वहीं रूसी कच्चे तेल को अमेरिका की मंजूरी के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई है। वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 14वां दिन है। इराक में अमेरिकी सेना का एक KC-135 सैन्य विमान क्रैश हो गया है। इसके बाद इराक के एक विद्रोही गुट ने दावा किया है कि विमान को उसी ने मार गिराया। इससे पहले 2 मार्च को कुवैत में फ्रेंडली फायरिंग में भी 3 अमेरिकी विमान क्रैश हो गए थे। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक नाम के संगठन ने कहा है कि उसके लड़ाकों ने पश्चिम इराक में अमेरिकी विमान पर एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया जिससे वो गिर गया। ये संगठन ईरान समर्थित कई गुटों का गठबंधन है। KC-135 एयरलिफ्ट विमान पिछले 60 वर्षों से अमेरिकी वायुसेना में ऑपरेशन में है। इनमें आमतौर पर 3 क्रू मेंबर्स होते हैं, पायलट, को पायलट और तीसरा व्यक्ति जो अन्य विमान को ईंधन देने वाले बूम को ऑपरेट करता है। कुछ मिशनों में नेविगेटर की भी आवश्यकता होती है और ये विमान अधिकतम 37 पैसेंजर ले जा सकता है। तो इराक में अमेरिकी मिलिट्री प्लेन क्रैश हुआ है और अमेरिका सेना का KC-135 सैन्य विमान क्रैश हो गया है। तो शिया विद्रोही गुट ने इसे क्रैश कराने की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि ये प्लेन उनकी वजह से ही क्रैश हुआ है। तो अमेरिकी सेना का ये विमान क्रैश हो गया है। इस विमान क्रैश की जिम्मेदारी ली है। KC-135 सैन्य विमान क्रैश हो गया है। वहीं अमेरिका और इजराइल के लगातार हवाई हमलों के बीच ईरान में मानवीय संकट जैसी तेजी से गहराता हुआ खतरा मंडरा रहा है। UN के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक मिडिल ईस्ट में 41 लाख लोग विस्थापित हुए। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो विस्थापन का यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है। अधिकांश लोग तेहरान और अन्य बड़े शहरी इलाकों से निकलकर देश के उत्तरी हिस्सों और ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं जहां वो सुरक्षित माहौल की तलाश कर रहे हैं। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हाल के दिनों में शहरी इलाकों पर हमले के तेज होने के कारण घायलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि घायल होने वालों में अधिकांश आम नागरिक शामिल हैं। तो मिडिल ईस्ट में 41 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। अमेरिकी इजरायली हमलों में कई अस्पताल भी क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। तो युद्ध से ईरान में मानवीय संकट भी गहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में 41 लाख लोग विस्थापित हुए। तो UN की तरफ से जानकारी दी गई है। अमेरिकी इजरायली हमलों में कई अस्पताल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, यानी नुकसान का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मानवीय संकट भी खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं कल की भारी गिरावट के बाद आज भी शेयर बाजार लाल निशान में ही खुला। ईरान युद्ध की आहट और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों ने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी तेजी से नीचे गिरे हैं, जिससे हर तरफ बस बिकवाली का ही माहौल दिख रहा है। आज सुबह सेंसेक्स करीब 611.65 अंक गिरकर 75,422.77 के स्तर पर आ गया। निफ्टी में 1086.40 अंकों की गिरावट देखी गई और ये 23,452.75 पर ट्रेड कर रहा है। कल भी बाजार में भारी तबाही मची थी। सेंसेक्स 829.29 अंक टूटकर 76,034.42 पर बंद हुआ था। इस गिरावट की वजह से एक ही दिन में निवेशकों के करीब 2 लाख करोड़ रुपए डूब गए। विदेशी निवेशकों ने भी कल बाजार से जमकर पैसा निकाला और करीब 7,049.87 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। वहीं रमजान के पवित्र महीने के आखिरी दिन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगान संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए काबुल, कंधार, पख्तिया और पख्तिका समेत देश के कई हिस्सों में भीषण हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमानों ने कंधार हवाई अड्डे के पास स्थित निजी एयरलाइन काम एयर के फ्यूल डिपो को निशाना बनाया है। ये कंपनी सिविल एयरलाइनों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के विमानों को भी ईंधन की आपूर्ति करती है। यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब ईरान इजराइल जंग की वजह से कई देशों में तेल का संकट बना हुआ है। अफगान तालिबान अधिकारियों की तरफ से जारी बयान के अनुसार इन हवाई हमलों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिससे कई नागरिकों के घर तबाह हो गए हैं। दावा किया गया है कि इस हमले में महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। वहीं कुछ अन्य स्थानों पर पाकिस्तानी विमानों ने खाली रेगिस्तानों और निर्जन क्षेत्रों में बमबारी की है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।